अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, सपोज़ कीजिए कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो है वो हम लोग मौजूद हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है। ये आ गई हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ और इसी के ऊपर रखी हुई हमने एक बॉल जिसका मास बराबर है m के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस बॉल के ऊपर वर्क डन करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड या अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसको मूव करा के हम फॉर एग्जांपल h हाइट तक मूव करवा देते हैं। ठीक है, हमने इसको हाइट कवर करा दी h। तो जितना हमने वर्क डन करा है वो कितना होगा, एक्चुअली वो बराबर होगा mgh के, जो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। सही है, और वाकई इस पॉइंट के ऊपर इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं, तो इसका प्रूफ ये है कि जैसे ही हम यहाँ से इस बॉडी को रिलीज़ करते हैं ये फ़ौरन के फ़ौरन जो है वो डाउनवर्ड मूव कर जाती है। तो इससे साबित होता है कि जब हमने इसको रिलीज़ करा ऊपर से और ये नीचे आ गई, इसने वर्क डन करा। वर्क डन तो तभी पॉसिबल है जब इसके पास एनर्जी होती। अब ज़रा सोचो, इसके पास ये जो एनर्जी आई है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये किस वजह से आई, जब मैंने इस पर काम करा अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स या अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के अंदर आती है जब हम उसमें काम करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उस पोटेंशियल एनर्जी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक दूसरी मिसाल सपोज करते हैं। इस दूसरी मिसाल के अंदर हम सपोज कर लेते हैं इलास्टिक फोर्स को। इलास्टिक फोर्स क्या है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर हमने एक स्प्रिंग लगाया हुआ और स्प्रिंग से हमने एक बॉडी को जोड़ दिया जिसका मास बराबर है m के। ठीक है, अब आप जानते हैं कि स्प्रिंग एक्चुअली बॉडी को इस तरफ खींच रहा होगा। अब मैं इस इलास्टिक फोर्स के खिलाफ वर्क डन करता हूं और इस बॉडी को मूव कराता हूं एक डिफरेंट पॉइंट पर अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इस पॉइंट से इसको रिलीज करूंगा, आपको मालूम है क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। जिस डायरेक्शन में मैंने खींचा था उससे अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ जाएगा, यानी कि अगेन कंप्रेस हो जाएगा। अब इसका ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में मूव करना इस बात को जाहिर कर रहा है कि जब मैंने एक्सटेंड किया था इसको, तो यानी कि जब मैंने वर्क डन किया था अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स, तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई थी। पता है उस एनर्जी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि किसी बॉडी के अंदर कब आई, ये तब आई जब मैंने किसी इलास्टिक फोर्स के खिलाफ काम करा। समझ गए, उधर ग्रेविटेशनल फील्ड के खिलाफ और यहाँ पर इलास्टिक फोर्स के खिलाफ। तो अब आइए, अगर हम सपोज कर लेते हैं ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन आपने देख ली। इसमें एक चार्ज मौजूद है, लेट्स से Q0 के बराबर एक चार्ज है, और उसको मैं मूव कराता हूँ अगेंस्ट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल मैंने r डिस्टेंस कवर कराया। अब अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करवा के, लेट से पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ मूव करा के अब मैं इसे पॉइंट B पे रिलीज़ करता हूँ, तो क्या होगा नतीजे में, जब मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ख़िलाफ़ काम किया था तो मेरा किया गया काम इसमें स्टोर हो जाएगा और फिर एक एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई जिसकी पहचान ये है कि जैसे ही हम रिलीज़ करेंगे ये फ़ौरन अपनी जगह पर वापस चला जाएगा। तो अब क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के ख़िलाफ़ काम किया था तो स्टोर होने वाली एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सही है भाई। तो जब भी हम वर्क डन करते हैं किसी बॉडी पे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हम एक्चुअली हमारा टॉपिक है। सो अगर हम देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को इसी एग्जाम्पल से, सो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना वर्क डन करते हैं हम किसी चार्ज पर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाने के लिए, तो वो हमारा किया गया सारा का सारा काम उस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाता है एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, और ये इंडिपेंडेंट होता है पाथ के जो हमने अडॉप्ट करा। भाई मिसाल के तौर पे मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेकर जा रहा हूँ, तो पाथ मायने नहीं रखता, बस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम होना ज़रूरी है। मतलब मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट ए से बी तक ले जाऊँ, या इसको किसी और पैटर्न में ले जाऊँ, या इसको ए से किसी दूसरे पॉइंट पर फिर बी के ऊपर लेकर आऊँ, कुछ भी कर लो। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी के अंदर स्टोर होगा, और इन दिस केस दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो हमारी सपोजिशन के मुताबिक हमने यहाँ पे सपोज करा एक बहुत ही छोटा सा चार्ज, लेट से Q0 कर देते हैं, और उसको हमने मूव करा दिया है किसी पॉइंट तक, पॉइंट P तक। ठीक है, और कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, कोई भी पाथ हो सकता है, जैसा कि फिगर में नज़र आ रहा है। तो अब अगर मैं आपको बात बताऊं, मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं कि जितना हमने काम करा
वही इसके अंदर स्टोर हो गया एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली बराबर होगी किए गए काम के। और आपको पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करनी है। वैसे डिस्प्लेसमेंट तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, आर के बराबर है तो सीधा सीधा आर लिख देते हैं। बट फोर्स की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यूजिंग डेफिनेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके मुताबिक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज के, और टेस्ट चार्ज यहाँ पे क्यू नॉट ही है। तो अगर एफ़ की वैल्यू यहाँ से अलग करते हैं तो क्या बन जाएगी एफ़ की वैल्यू, एफ़ की वैल्यू बराबर आ जाएगी क्यू नॉट ई के बराबर। अब ये जो क्यू नॉट ई की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ जाएगी, एफ़ की जगह पर आएगा क्यू नॉट ई और डिस्टेंस की जगह पे ऑलरेडी लिखा हुआ है आर। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज के अंदर स्टोर होगी, एक्चुअली वो चार्ज पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, और उस फासले पर डिपेंड करता है जितने फासले तक मैंने उसको मूव करवाया है। ठीक है, ये तो हो गई बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस फिर किसे कहा जाता है, जिसे हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। तो देखो कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया पर यूनिट चार्ज, उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। भाई मिसाल के तौर पे ये था पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। तो जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेकर आए तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर फ़र्क आया ना, सही ना, पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क आया। मैं ये कह सकता हूँ कि इसी बात को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूँ पर यूनिट चार्ज वाली बात, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एक्चुअली बराबर आता है कितना पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क आया उसको डिवाइड कराते हैं चार्ज की वैल्यू से। और पोटेंशियल एनर्जी के फ़र्क का मतलब आप समझ गए ना, कहाँ से कहाँ, यानी कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी लेट से पॉइंट बी पर माइनस कितनी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पे थी, डिवाइड कराते हैं क्यू नॉट से। तो एक्चुअली जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज आएगी उसको हमें क्या करना है, इसको आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला देख लो, या आप चाहो तो इसकी वैल्यू पुट कर लो। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, क्यू नॉट ई आर और डिवाइड बाय क्यू नॉट करा देते हैं। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट हो जाएगा कैंसिल, पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली बराबर आ सकता है ई इंटू आर। सही है भाई। तो जब भी हमें दो पॉइंट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना होगा तो हम ई इंटू आर से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एक्चुअली बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। अभी देखो दो फॉर्मूले हो गए, एक हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और दूसरा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है जी। अब थोड़ा सा बात को चेंज करते हैं। अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना चाहता हूं एक पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, अभी फैला हुआ चार्ज नहीं है, अभी एक सिंपल एक पॉइंट चार्ज होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट से एक चार्ज है Q, ठीक है, और ये मौजूद है पॉइंट O के ऊपर। ठीक है जी। और एक चार्ज है Q नॉट जो कि एक्चुअली टेस्ट चार्ज है और वो मौजूद है लेट से पॉइंट A पर। फिर क्या करते हैं, हम इस Q नॉट का डिस्टेंस नाप लेते हैं Q के साथ, जो फिलहाल बराबर आ रहा है R1 के बराबर। ठीक है, फिलहाल डिस्टेंस बराबर आ रहा है R1 के और पॉइंट A तक का। अब इसी Q नॉट को मूव करवाते हैं, ठीक है, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराते हैं, किसी दूसरे पॉइंट तक लेकर आते हैं। और अब जिस पॉइंट तक लेकर आए हैं इसको नाम दे देते हैं पॉइंट बी का। पहले फासला R1 था और अभी पॉइंट बी तक का फासला जो है वो R2 के बराबर हो गया है, यानी कि O से A का फासला R1 था और O से B तक का फासला बराबर हो गया R2 के। इस केस के अंदर अब अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज कितना है, सही ना, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, तो वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मैथमेटिकली बताते हैं। सही है, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं फिर उसका डिफरेंस भी निकाल लेंगे, इतना कोई इशू नहीं है। तो हमें पता है जो एक्चुअल फार्मूला है वोल्टेज का, अगर हम फार्मूला देखें तो हमने देखा वो बराबर आ गया ई इंटू आर के बराबर। ठीक है, कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है वो, या पोटेंशियल है वो हम ई इंटू आर से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, ई की वैल्यू, आर तो चलो हमें पता है, किसी एक पॉइंट का भी बता रहा हूँ ना सिंपल, फिर उसी का डिफरेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला, लेट से इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ,
कूलम्स लॉ से हमने एक फार्मूला ड्राइव करा था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए, वो होता है के क्यू ओवर आर, ठीक, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर, या इसको ऐसा कर लो, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। अगर इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो क्या रिजल्ट मिला? रिजल्ट मिला v बराबर आ जाएगा, इसकी जगह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू e की जगह पर आ गई और r की जगह पे तो एक्चुअली r ही लिखा हुआ है। तो अब क्लियरली आपको नज़र आ रहा है क्या चीज़ कैंसिल हो गई, एक r से एक r हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आंसर आ गया ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन r लिख देंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, बट अगर मुझे निकालना पड़े पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कि भाई पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो फॉर एग्जांपल अगर पहले लिख दें एट पॉइंट ए, उसी फॉर्मूले को जब हमने ड्राइव करा उसी की मदद से अगर मैं फार्मूला बनाना चाहूँ पॉइंट ए के लिए, तो पॉइंट ए के लिए क्या बनेगा, मैं बोल दूंगा इसको लेट से वी ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्या आ गया, क्यू अपॉन आर, पॉइंट ए तक का फासला कितना है r1, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r1। और इसी को अगर लिखा जाए दूसरे पॉइंट के लिए एट पॉइंट बी, अगर इसी फॉर्मूले को हम पॉइंट बी के लिए लिखें तो मैं लिख देता हूँ इसको वी बी बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r2 आ जाएगा। अब क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो उसके मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वी, और डेल्टा वी किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा वी बी में से माइनस कर देंगे वी ए को, तो वैल्यू ऑफ वी बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर r1। ठीक है, तो आप क्या करें, अब आप सिंपल सा काम करें कि आप इसमें से कॉमन ले लें, q कॉमन आ गया, ठीक है, और क्या कॉमन आ गया, इसी के नीचे लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, और बचा क्या, इधर वैल्यू बच गई 1/r2, यहाँ पे वैल्यू बच गई 1/r1। तो अगर मुझे पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे उसको बराबर कि ये बराबर आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/r2 माइनस 1/r1 के बराबर। ठीक है जी, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी इसी चार्ज की थी, इस वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए भी हमने यही फार्मूला इस्तेमाल किया था ना। देखो, ये जो हमने कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाली है, तो हमने इसी चार्ज की बात करी है और किसी चार्ज की बात नहीं करी है। ठीक है ना, टेस्ट चार्ज पर तो हम सिर्फ टेस्ट करने के लिए मतलब उसको यूज़ करते हैं, एक्चुअली एक सपोजिशन होती है, मेन इस चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है। ठीक है, तो इसी की मदद से हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये आ गया हमारे पास आंसर पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, अब एक आखिरी बात और समझनी है हमें, वो भी समझ लो कि हमें रिलेशन समझना है बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस, इनके दरमियान का ना एक फार्मूला ड्राइव करना है, और वही सपोजिशन है जो हमारे सामने बनी हुई है। बस इसमें नई बात आप क्या समझ लो कि हमने जो क्यू नॉट को मूव कराया था, तो एक डिस्टेंस हमने कवर करवाया ना उसको ए से लेके बी तक, ये जो डिस्टेंस है इसको हम शो कर देते हैं डेल्टा आर से। ये जो हमारा डिस्टेंस है ये डेल्टा आर के बराबर हो जाएगा, तो फिर हम जो है वो इजीली फार्मूला जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे कि क्या फार्मूला बनना चाहिए। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं वर्क डन। सो मैथमेटिकली पहले लिख लूँ, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं वर्क की, तो W आपको पता है बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आ गया, हमने वर्क डन करा, लेट से डेल्टा W, और ये बराबर आएगा माइनस F, और डिस्टेंस हमने कवर कराया डेल्टा R। ये नेगेटिव साइन किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम यहाँ पे जो वर्क डन कर रहे हैं
वो हम अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं। तो क्योंकि अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन हम लाजमी तौर पे इस्तेमाल करेंगे। फोर्स किसके बराबर थी, ऑलरेडी हमने पढ़ा, फोर्स बराबर होती है क्यू नॉट ई के, ठीक है, वही जो अभी इससे पहले मैंने आपको समझाया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन से। तो डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर आया, माइनस क्यू नॉट ई, और साथ में आ गया बराबर आर। सही है, ये तो आ गई वर्क डन की वैल्यू, माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा आर। अब ज़रा याद करो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ according to the definition of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन इस्तेमाल करें तो हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली किसके बराबर होता है, फिर बाद में पोटेंशियल डिफरेंस भी बन जाता है, वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो वर्क डन की जगह पे वर्क डन की वैल्यू पुट करते हैं माइनस क्यू नॉट ई, ठीक है, और सॉरी मैंने इधर आर लिख दिया, डेल्टा आर है ना, ये ऊपर देखो डेल्टा आर लिखा हुआ है। सो ये आ जाएगा डेल्टा आर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो अब क्लियरली आपको नज़र आ रहा है क्या कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्यू नॉट से क्यू नॉट हो गया कैंसिल। तो जो चीज़ बची है उसे लिख लेते हैं अपने पास। डेल्टा वी एक्चुअली किसके बराबर आ गया, डेल्टा वी बराबर आ जाएगा माइनस के ई डेल्टा आर के बराबर। ठीक है जी, ई आ गया, डेल्टा आर आ गया, डेल्टा वी आ गया। अब रिलेशन तो ये भी है, लेकिन ज़्यादा बेहतर जो रिलेशन है वो ई को अलग करने से बनेगा। आप ई को अलग कर सकते हैं और ये बराबर आ जाएगा माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा आर के बराबर। ठीक है, अब इसको आपको पढ़ना आना चाहिए कि डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा आर का क्या मतलब होता है। एक्चुअली ये होता है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। सही है, क्या है, हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। सही है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, या इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू, और ये डेल्टा आर क्या था, ये था डिस्टेंस। सही है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्चुअली क्या है, वो है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, और इसको एक और नाम भी दे सकते हैं इस पूरी डेफिनेशन को, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसका एक बड़ा पर्टिकुलर सा नाम है, आपने उसको भी याद रखना है कि एक्चुअली जो है ये कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो वर्ड आपने पढ़ा ना अभी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज ऑफ, मैक्सिमम चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। सही है, किसी चीज़ का चेंज किसी चीज़ के लिहाज से ग्रेडियंट कहलाता है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज द ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सही ना, हम ये क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी इज द ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला है तो बोलूँगा वेलोसिटी इज द ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या एक और आप समझ लो, एक्सेलरेशन इज द ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी। सही है, वेलोसिटी और इसका ग्रेडियंट कैसे बनेगा, चेंज डिवाइड बाय चेंज इन समथिंग। सो यहाँ पे भी ऐसे लिखा हुआ है, देखो तभी मैं कह रहा हूँ कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, और वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, और एक्सेलरेशन इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये फार्मूला भी ड्राइव हो गया और ये साबित हो गया कि हम जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट। ठीक है ना, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट तो ये वाली पूरी वैल्यू है और नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, तो नेगेटिव भी आपने जहन में रखना है। ठीक है जी, सो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करनी है, और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखना है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।